नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। इस खास बुलेटिन में हम लाते हैं देश के तमाम राज्यों की वो खबरें जिन पर दिन भर सबकी नजर रही। तो शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में किया गया पेश। विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुस्लिम समुदाय के वंचित और गरीब वर्गों को मिलेगा न्याय। विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया वित्त विधेयक 2024 पर जवाब। कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, संतुलित बजट बनाने के लिए सरकार का आर्थिक वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर फोकस। और रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर रखा गया स्थिर। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड के दौरे पर वहां के गवर्नर जनरल और उप प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी किया संबोधित। कहा, भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर जताई चिंता। कहा, बांग्लादेश के हालात पर नजर, वहां आज सरकार बनने के आसार। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के क्लिनिकल ट्रायल में मंजूर की गई दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल से छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 के रूल 101 में किया बदलाव। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद दवा सीधे भारतीय बाजार में होगी उपलब्ध। और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का स्पेन से हो रहा है मुकाबला। इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कुश्ती में अमन सेहरावत ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। लेकिन समाचार विस्तार से शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की विधानसभा 1 वर्ष के भीतर पेपरलेस हो जाएगी। सभी काम ऑनलाइन होंगे। यहां तक कि सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की यह खास रिपोर्ट। एक प्लेटफॉर्म पर आएगी देश की सभी विधानसभाएं। मध्य प्रदेश में ई विधान परियोजना के तहत हो रहा है काम। मध्य प्रदेश विधानसभा भी हो रही है पेपरलेस। मध्य प्रदेश विधानसभा का हो रहा है डिजिटलाइजेशन। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय और मध्य प्रदेश विधानसभा के बीच हुआ है करार। ई विधान प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश की विधानसभा का क्लाउड सर्वर हो रहा है तैयार। विधानसभा की 1956 से अब तक की कार्यवाही हो रही है डिजिटल। विधायकों को दिलाई जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश विधानसभा के बीच हुए करार के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए ई विधान लागू होगा। इस ई विधान के अंतर्गत साल 1956 से लेकर अब तक की कार्यवाही डिजिटलाइज फॉर्म में मिल सकेगी। बाकायदा इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की तरफ से डाटा क्लाउड सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। जल्दी ही मध्य प्रदेश विधानसभा पेपरलेस हो जाएगा। ई विधान के जरिए मध्य प्रदेश विधानसभा का अब तक का डेटा डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधायकों को अब सदन में सभी जानकारी उनके स्थान पर ही मिल सकेगी। नेशनल ई विधान परियोजना के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा के इस कार्य योजना पर 24 करोड़ का अनुमानित खर्च
आने की संभावना है। विधानसभा के रिकॉर्ड को नेशनल ई विधान यानी नेवा के डेटा क्लाउड सर्वर पर रिकॉर्ड अपलोडिंग का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत जल्दी ही मध्य प्रदेश के सभी विधायकों की ट्रेनिंग करने की भी तैयारी की जा रही है। हर विधायक की सीट पर एक टैब होगा जिसका एक यूनिक लोगो क्रेडेंशियल होगा जो सिर्फ संबंधित विधायक को ही पता होगा। इस प्रोजेक्ट में सारे जो विधानसभाएं हैं और या विधान परिषदें हैं पूरे देश में, उनको ऑनलाइन किया जाना है और सारा रिकॉर्ड उनका डिजिटाइज करके और पेपरलेस विधानसभा की तरफ बढ़ने का ये एक प्रोग्राम है। तो केंद्र की जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसने इसके संबंध में प्रोग्राम बनाया है और वहीं उन्होंने सॉफ्टवेयर NIC के माध्यम से निर्मित किया है और उस सॉफ्टवेयर को सारे विधानसभाओं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके उसका प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें 60% की फंडिंग केंद्र के पास है और 40% राज्य सरकारों को करना है। विधानसभा के प्रमुख सचिव के मुताबिक शुरुआती 1 साल के लिए मध्य प्रदेश में ई विधान को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि नेवा प्रोजेक्ट के जरिए संसद और देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाया जा रहा है। माननीय विधायकों को भी हम ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिलवाएंगे और एक बार नहीं, उनको सतत रूप से प्रशिक्षण चलता रहेगा। साथ ही साथ इसके लिए एक विशेष नेवा सेवा केंद्र बनेगा जिसमें कि ये सारी व्यवस्था रहेगी कि माननीय सदस्य प्रशिक्षण ले सकें। साथ ही साथ अगर 1 to 1 उनको कोई समस्या है, मान लीजिए किसी उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हम ये कैसे ऑनलाइन वहाँ पूछ पाएंगे या इस तरह के हम कैसे ऑनलाइन प्रश्न भेजने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ होगा नेवा सेवा केंद्र में वो उनको 1 to 1 उनको गाइड करेगा, उनको उसमें मदद करेगा और उनको ट्रेनिंग भी देगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही डिजिटलाइज फॉर्म में मिल सकेगी और इसके लिए बाकायदा विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों की सीट के सामने ही एक टैब लगा होगा जिसका पासवर्ड केवल विधायकों को ही पता होगा और उसी में सदन के भीतर ये माननीय सदन से जुड़ी हुई सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही पेपरलेस तरीके से संचालित कर सकेंगे। कैमरा पर्सन कुमार गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, DD न्यूज़ भोपाल। और अब बात मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान की। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रबंधन के फैसले कांग्रेस के ही नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे एक ही बोर्ड को कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने उखाड़ कर फेंक दिया है। कांग्रेस नेता के इस कृत्य के चलते मध्य प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आमतौर पर राजनीतिक दफ्तरों के कार्यालय में दफ्तर के खुलने और बंद होने का समय नहीं होता है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें कार्यालय के खुलने का समय और बंद होने के समय के साथ अवकाश की भी जानकारी दी। जैसे ही ये बोर्ड कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा, ये बोर्ड चर्चाओं का विषय बन गया और इसको भाजपा ने आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भोपाल स्थित मुख्यालय के बाहर गुरुवार को एक बोर्ड लगा दिखा जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बोर्ड पर कांग्रेस कार्यालय के कार्य समय और साप्ताहिक अवकाश की जानकारी दी गई थी। दफ्तर के बाहर ये बोर्ड स्वाभाविक है कि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद ही ये लगा होगा, लेकिन कांग्रेस के ही एक प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को ये बोर्ड ठीक नहीं लगा और उन्होंने इसे उखाड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस नेता जब इस बोर्ड को उखाड़ रहे थे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये क्यों लगा है, तो उन्होंने कहा कि गलती हो जाती है। शुभम भाई, हाँ जी, ये हमेशा भी लगा क्यों है? ये गलत लग गया था गलती। कांग्रेस नेता के इस कृत्य ने भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बेतुके निर्णय उनकी ही पार्टी को रास नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इसे पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस बताया। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं
कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में है, और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू पटवारी के इस निर्णय से। कार्यालय के बाहर बोर्ड लगा और कांग्रेस के एक नेता ने जब उस बोर्ड को निकाल के फेंक दिया तो कांग्रेस को अब इस पर जवाब देना जरूरी होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस कार्यालय के पदाधिकारियों को ही उसका फैसला रास नहीं आया। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अन्नपूर्णा रसोई घर की। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाका माने जाने वाले बस्तर के महारानी अस्पताल में दूर दराज से अपना इलाज कराने आ रहे मरीजों और उनके परिवार को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन मिल रहा है। कैसे, देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में अन्नपूर्णा रसोई घर की हुई शुरुआत। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित अन्नपूर्णा रसोई घर। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में रोजाना मरीजों को मिलेगा पौष्टिक और मुफ्त भोजन। रसोई घर का संचालन मां दंतेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बस्तर में अन्नपूर्णा रसोई घर की शुरुआत की है। इस रसोई घर का संचालन मां दंतेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई घर का उद्देश्य यही है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को हर दिन ताजे और स्वच्छ भोजन की सुविधा मिले। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाका माने जाने वाले बस्तर के महारानी अस्पताल में दूर दराज से अपना इलाज कराने आ रहे मरीजों और उनके परिवार को निःशुल्क भोजन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बस्तर में अन्नपूर्णा रसोई घर की शुरुआत की है। इस रसोई घर का संचालन मां दंतेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवारों को पौष्टिक और मुफ्त भोजन प्रदान करना है। इस रसोई घर की शुरुआत से अस्पताल परिसर में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा को नई दिशा मिली है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता और उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगी। रसोई घर के माध्यम से मरीजों को एक स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तापूर्वक आहार प्रदान कर सकेंगे। अपने प्रदेश में इस तरह का यह प्रथम मॉड्यूलर किचन होगा, जिसमें कि हम कम समय में कम मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए और कम ह्यूमन आवर्स का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रदान कर पाएंगे। इस रसोई घर के माध्यम से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिवारों को न केवल स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कह रही हैं, अस्पताल में जब हम मरीजों को खाना देते हैं तो उनके परिवार में काफी खुशी होती है, क्योंकि उन्हें निःशुल्क भोजन मिल रहा है।
जब हम खाना वितरण करने जाते हैं तो जो मरीजों के साथ जो परिजन रहते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको निःशुल्क भोजन और उनके जो परेशानी होता था वो सारी चीज़ों से हल हो जाता है। अन्नपूर्णा रसोई घर से मिल रहे मुफ्त भोजन से अस्पताल में भर्ती मरीज भी बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि हमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। दूर दराज के गांव से होने के कारण घर वालों को खाना लाने में तकलीफ होती थी, लेकिन विष्णुदेव साय जी ने जब से सरकारी अस्पतालों में रसोई घर का उद्घाटन किया है तब से यहाँ गर्म और स्वच्छ खाना मिलता है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 500 मरीजों और अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक और गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था की जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाका माने जाने वाले बस्तर के महारानी अस्पताल में दूर दराज से आ रहे मरीजों को निःशुल्क भोजन मिलने से सैकड़ों परिवार में खुशियां आई हैं। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, बस्तर। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। हाल ही में जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में 12 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। बीते कुछ सालों में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि उसके अनुपात में पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं हुआ करते थे, मगर अब जयपुर समेत कई शहरों में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। जयपुर में भी मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पर 12 वाहन एक साथ चार्ज हो सकते हैं, यानी कि ऐसे भी कैपेसिटी वाले अब चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बनने लगे हैं। इससे वाहन चालकों को खासी राहत मिलने लगी है। जयपुर में बना राजस्थान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। एक बार में 12 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चार्जिंग इंफ्रा को डेवलप करने से अधिक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ने से पर्यावरण को होगा काफी फायदा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर राज्य सरकार की ओर से रियायत दी जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आरटीओ रजिस्ट्रेशन में लिए जाने वाला शुल्क माफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार रियायती दर पर बिजली दे रही है। निजी कंपनी जोबाइल द्वारा स्थापित इस चार्जिंग स्टेशन पर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बसें चार्ज हो सकती हैं। कंपनी के मालिक योगेश मेहरा बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना जरूरी हो गया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर 4 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां एक बार में 9 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर चार्ज हो सकते हैं। इसके अलावा 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए स्लो चार्जिंग के लिए भी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो मल्टीपल कार्स जो हैं वो आके एक साथ चार्जिंग कर सकती हैं। एक गाड़ी अगर चार्ज हो रही है तो उसको लगभग आधे से 1 घंटा लगता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना चार्ज करना चाहते हैं। फुल चार्ज करने में लगभग 1 से सवा 1 घंटा लगता है। जयपुर के अजमेर रोड पर स्थापित यह चार्जिंग स्टेशन अभी तक राजस्थान का सबसे बड़ा चार्जिंग पॉइंट है, जहां बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो सकते हैं। इसी वजह से यहां पर 2 पहिया चालक, ई रिक्शा चालक और ई कार चलाने वाले लोग कुछ मिनटों में चार्ज कर। और अब खुशखबरी पेरिस ओलंपिक से। हॉकी में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कांस्य पदक जीत लिया है भारत ने। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन। भारत ने ओलंपिक में 4थी बार कांस्य पदक जीता है। 1968, 1972 और 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक भारत ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ये जीत दर्ज की है। कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए हैं। तो ये बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। कांस्य पदक के लिए मैच में स्पेन को हरा दिया है। भारत ने कांस्य पदक जीत